शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ, जिन्होंने आज महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण कृतियों के संग्रह का विमोचन किया। इन कृतियों को 23 खंडों के सेट में सीने विश्वनाथन ने संकलित और साथ ही संपादित किया है। इसमें भारती के लेखन के संस्करणों, दस्तावेजों की जानकारी और दार्शनिक प्रस्तुति का विवरण शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जन्म जयंती मना रहा है और मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, सुब्रमण्य भारती जी ऐसे महान मनीषी थे जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे। उनका विजन उतना व्यापक था। उन्होंने हर उस दिशा में काम किया जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी। भारतीयार केवल तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं है, वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। भारत का उत्कर्ष, भारत का गौरव, ये उनका सपना था। और वहीं संसद के दोनों ही सदनों में आज भी हंगामा हुआ। लोकसभा में आज विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की मांग की है। वहीं राज्यसभा में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा, सोरोस से रिश्ते पर कांग्रेस जवाब दे, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। और हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन राज्यसभा के अंदर सोरोस के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। जेपी नड्डा ने कहा कि सोरोस से रिश्ते पर कांग्रेस जवाब दे, क्योंकि ये देश का आंतरिक मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए नायाब तरीके अपनाते हैं। उन्होंने आज संसद भवन परिसर में अपनी बात रखने की कोशिश की और इसी क्रम में वो सभी सदस्यों को तिरंगा थमा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तिरंगा देना चाहा। राजनाथ सिंह हंसते हुए सदन के अंदर चले गए। पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर से बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। प्रतियोगिता को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर कार्यक्रम होगा। 14 दिसंबर को बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती है और ऐसे में कपूर परिवार इस मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कपूर फैमिली ने 13 से 15 दिसंबर के बीच आरके फिल्म फेस्टिवल रखा है और इसी संबंध में कपूर परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनको इनवाइट किया। कपूर परिवार के सदस्यों ने इस फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें न्योता दिया है। और वहीं पीएम मोदी ने आज देशवासियों को गीता जयंती पर शुभकामनाएं दी। हिंदू धर्म के अहम ग्रंथों में से एक गीता की खासियतें बताते हुए पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। ये पावन उत्सव सभी को कर्मयोग की राह दिखाए। श्रीमद् भगवत गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवत गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है।
आज गीता जयंती पर भोपाल में श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। सीएम मोहन यादव ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट भी रिसीव किया। यहां हुए कार्यक्रम में 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का 1 साल पूरा होने और गीता जयंती के मौके पर जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की शुरुआत भी की। इसके जरिए विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया जाएगा और ये अभियान 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन यहां राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बातें भी चल रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की बातों को खारिज किया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपने इस बार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी है। हाल ही में आप में शामिल हुए अवध ओझा को पटपड़गंज से दूसरी लिस्ट में टिकट दिया गया। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। एलजीबी के सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। घुसपैठियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिले की पुलिस को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर एक्शन लेने के लिए कहा गया। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम को भी कहा गया है कि मुस्तैदी रखे। 2 महीने में घुसपैठियों को निकालने का निर्देश दिया गया। और वहीं नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर भारत दौरे पर आए और आज वो वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते नजर आए। ये उनकी आधिकारिक यात्रा है जो भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4 दिवसीय इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा सहयोग के लिए नए रास्तों को तलाशना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सिंहदेल अपनी इस यात्रा में 14 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 40 से ज्यादा विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। भाजपा के तकरीबन 20 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के 12 विधायक मंत्री बनेंगे। अजित पवार की एनसीपी से तकरीबन 10 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पास गृह मंत्रालय रख सकते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय और अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय हो सकता है। किस पार्टी के खाते में कौन सा मंत्रालय जाएगा, लगभग इस पर सहमति बन गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर संजय मल्होत्रा की नियुक्ति हो गई। वो केंद्रीय बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं। उन्होंने केंद्रीय बैंक के गवर्नर की कमान आज से संभाली है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान काडर के आईएएस अधिकारी हैं और संजय मल्होत्रा राजस्थान के ही रहने वाले हैं। मल्होत्रा को 2022 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी थे। इसके अलावा आरईसी लिमिटेड, जो कि सरकारी कंपनी है, उसके चेयरमैन और एमडी भी रह चुके हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कल मुलाकात की। ये बैठक 21वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग सत्र के दौरान हुई। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन को बधाई भी दी। बैठक के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के मुख्य बिंदु भारत रूस रक्षा सहयोग पर सेंट्रिक रहे। दोनों देशों ने अपने रक्षा संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान भारत ने रूस पर S-400 मिसाइल सिस्टम की जल्द ही डिलीवरी का दबाव भी बनाया। और देखिए, भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक के बाद एक नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है और अब केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा 2040 तक हम एक भारतीय को चंद्रमा पर उतार सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को तिरुवनंतपुरम में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा करने के बाद कहा था कि 2035 तक भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और अब उनका यह सपना जल्द ही साकार होता हुआ नजर भी आ रहा है। गिरिराज सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव द्वारा एक कार्यक्रम में दिए गए स्टेटमेंट का विरोध करने वालों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शेखर कुमार यादव का विरोध करने वाले देश विरोधी हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने गलत नहीं कहा है। वो जिस प्लेटफॉर्म पर बोल रहे थे उस प्लेटफॉर्म से नहीं बोलेंगे तो फिर कहां बोलेंगे? क्या भारत पाकिस्तान की स्थिति आ जाएगी तब उस प्लेटफॉर्म पर वो बोल पाएंगे? माननीय न्यायाधीश शेखर यादव
ने कौन सा गलत कहा, और जिस प्लेटफार्म पर से बोल रहे थे उस प्लेटफार्म से वो नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? क्या भारत पाकिस्तान की स्थिति में आ जाएगा तब क्या बोल पाएंगे उस प्लेटफार्म पर से भी? जो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वे कौन लोग हैं? वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अफजल के पक्ष में खड़े होते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग हैं लोग जो आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होते हैं। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन है। झारखंड विधानसभा में 11,697 करोड़ 45 लाख का अनुपूरक बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया। बजट में मैया सम्मान, फसल बीमा और बिजली बिल माफी पर जोर देखने को मिला। ये चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी से जुड़ा है, यानी कि जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है उससे 2 गुना पैसा वसूला जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान को लेकर अचानक से हिंसा भड़क गई। इसके बाद कई इलाकों में आगजनी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि संविधान का अपमान करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बेकाबू लोगों को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को भारत विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान यासीन सहर को निवेश प्रबंधन उद्योग में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया। इसका आयोजन सामाजिक सुधार और उच्च शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थान द्वारा किया गया था।